जिस माँ ने कांच की चूड़ियां बेचकर बेटों को आलीशान बंगला बनवाया, आज उसी माँ को अपने ही घर के एक अंधेरे कोने में रहने के लिए बेटों से भीख मांगनी पड़ रही है। रामगढ़ के इस बड़े से सफेद मकान के आंगन में जब धूप उतरती है, तो सबसे पहले उस बूढ़े नीम के पेड़ को छूती है, जिसे मेरे स्वर्गीय पिता दीनदयाल जी ने अपने हाथों से लगाया था। मैं विवेक वर्मा आज आपको अपने ही पड़ोस में घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो शायद आपके कलेजों को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि बिखरते जा रहे उन रिश्तों की है, जिन्हें हम अक्सर तरक्की की दौड़ में पीछे छोड़ देते हैं। शांता देवी की उम्र यही कोई 65 वर्ष होगी। चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। जब उनके पति दीनदयाल जी का देहांत हुआ, तो बड़े बेटे राघव और छोटे बेटे माधव की उम्र बहुत कम थी। दीनदयाल जी पीछे छोड़ गए थे तो बस एक छोटा सा खपरेल का मकान और बहुत सारा कर्ज। शांता जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथों की हरी कांच की चूड़ियों को कभी टूटने नहीं दिया। ये सुहाग की निशानी थी, बल्कि उन्हीं हाथों से मेहनत मजदूरी शुरू की। गांव के मेले में छोटी सी दुकान लगाकर चूड़ियां बेचना, शादियों में औरतों को सुहाग की चूड़ियां पहनाना, यही उनकी जिंदगी बन गई। उनके हाथों में चूड़ियों की खनक से पूरा गांव चहक उठता था। लोग कहते थे कि शांता के हाथों से पहनी हुई चूड़ियां कभी सुहाग को आंच नहीं आने देती। इसी मेहनत की बदौलत उन्होंने राघव को शहर में पढ़ाया और माधव को बिजनेस शुरू करवाया। समय बदला, दोनों बेटे कामयाब हो गए। अप्रैल का वह छोटा सा घर अब एक 3 मंजिला आलीशान बंगले में तब्दील हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे घर की दीवारें ऊंची होती गई, बेटों के दिलों के दरवाजे माँ के लिए छोटे होते गए। एक शाम जब घर के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था, राघव और माधव अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। बातचीत का मुद्दा बेहद गंभीर था। घर का बंटवारा। देखो राघव, ऊपर की दोनों मंजिलें तुम्हारी है और नीचे का यह बड़ा हिस्सा मेरा हुआ। लेकिन बात यह है कि माँ किसके पास रहेगी? माधव ने चाय का कप मेज पर रखते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में कहा। राघव ने अपनी पत्नी सुलेखा की तरफ देखा, जिसने तुरंत आंखें तरेर ली। राघव ने गला साफ करते हुए कहा, माधव, तुम तो जानते हो सुलेखा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। माँ की देखभाल करना और उनकी दवाइयों का खर्च संभालना इस वक्त मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों ना माँ तुम्हारे साथ नीचे वाले हिस्से में ही रहे। माधव की पत्नी विमला चुप रहने वाली नहीं थी। वह तुरंत बोल उठी, भैया जी, यह तो सरासर नाइंसाफी है। बिजनेस में इस साल वैसे भी मंदी है, और फिर माँ दिन भर उस कोने वाले कमरे में बैठी अपनी पुरानी चूड़ियों के डब्बे को खटखटाती रहती हैं। उस खनक से मेरे सिर में दर्द हो जाता है। हम माँ की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकते। शांता देवी अपने अंधेरे कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बहकर उनके सूखे गालों पर ठहर गए। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को देखा, जिनमें अब कोई सोने का कंगन नहीं था, बस वही पुरानी सस्ती कांच की चूड़ियां थी, जिन्हें वह अपनी यादों की तरह संजोकर रखती थी। तभी राघव ने एक रास्ता निकाला। एक काम करते हैं, माँ को हर महीने 15-15 दिन हम दोनों के पास रहना होगा। और हाँ, वह जो सीढ़ियों के नीचे वाला छोटा सा स्टोर रूम है, माँ अपना सामान वही रख ले। जब जिसके पास रहना होगा वहां से आ जाएंगी। इससे किसी के पर्सनल स्पेस में खलल नहीं पड़ेगा। विमला और सुलेखा इस बात पर मुस्कुरा दी। बंटवारा तय हो चुका था। माँ को अपने ही खून के घर में एक स्टोर रूम का कोना नसीब हुआ था। अगले ही दिन शांता देवी को उस छोटे से सीलन भरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। उस कमरे में एक पुरानी खाट और उनका एक संदूक था, जिसमें उनकी पुरानी चूड़ियां और दीनदयाल जी की एक धुंधली सी तस्वीर रखी थी। दिन बीतते गए, शांता देवी के लिए जिंदगी एक सजा बन चुकी थी। 15 दिन पूरे होते ही राघव का नौकर आकर कहता, माँ जी, बड़े साहब ने कहा है कि आपका समय पूरा हो गया, अब छोटे साहब के हिस्से में चले जाइए। और जब छोटे साहब के 15 दिन होते तो विमला टोक देती, माँ जी, आज तारीख देख लीजिए, अब ऊपर जाने का वक्त हो गया है आपका। माँ एक सामान की तरह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घूमती रहती, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। जब भी उनका दिल भर आता, वह उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने संदूक से कांच की चूड़ियां निकालती और उन्हें आपस में टकराती। उस अकेले कमरे में चूड़ियों की वह खनक उनके एकांत को भर देती थी। उन्हें लगता जैसे उनके पति दीनदयाल जी उनके पास बैठे कह रहे हो, शांता, हिम्मत मत हारना। एक दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर साहब के घर में उनकी बेटी की शादी तय हुई। ठाकुर साहब शांता देवी के पुराने ग्राहक थे। वे खुद चलकर इस आलीशान बंगले पर आए। राघव और माधव ने ठाकुर साहब का स्वागत बड़े ही आदर सत्कार से किया। अरे ठाकुर साहब, आप हमारे गरीब खाने पर कोई हुक्म करते, हम खुद आ जाते। राघव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, माधव,
मैं यहाँ तुम दोनों व्यापारियों से मिलने नहीं आया हूँ। मैं तो अपनी बेटी की शादी के लिए सगुन की चूड़ियां लेने शांता बहन के पास आया हूँ। हमारे खानदान की रीत है कि पहली चूड़ी शांता के हाथों की ही होगी। कहाँ है वो? दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस माँ को वे एक बोझ समझकर कोने में डाल चुके हैं, उसकी इज्जत समाज में आज भी इतनी बड़ी है। सुलेखा ने बात संभालने की कोशिश की। ठाकुर साहब, माँ जी की उम्र अब ज्यादा हो गई है, वे अब यह सब काम नहीं करती। आप चाहे तो शहर के सबसे बड़े जौहरी से हम चूड़ियां मंगवा देते हैं। ठाकुर साहब का चेहरा गंभीर हो गया। बहू जी, सोने चांदी की कमी नहीं है मेरे घर में, लेकिन जो बरकत शांता बहन की कांच की चूड़ियों में है, वह दुनिया के किसी जौहरी के पास नहीं। मुझे उनसे ही मिलना है। मजबूरन माधव को ठाकुर साहब को सीढ़ियों के नीचे वाले छोटे से कमरे की तरफ ले जाना पड़ा। जब ठाकुर साहब ने उस अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखा जहां रोशनी की एक किरण भी मुश्किल से पहुंचती थी, तो उनकी आंखें गुस्से और दुख से भर आई। शांता देवी फर्श पर बैठी अपनी चूड़ियों को साफ कर रही थी। ठाकुर साहब कमरे के अंदर गए और सीधे जमीन पर बैठ गए। उन्होंने शांता देवी के पैर छुए और कहा, बहन, यह क्या हाल बना रखा है अपना? इतने बड़े बंगले में तुम इस काल कोठरी में रह रही हो? शांता देवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। अरे नहीं ठाकुर भाई, बच्चे बहुत अच्छे हैं। यह कमरा तो बस मैं अपनी पुरानी यादों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बताओ, बिटिया की शादी पक्की हो गई? ठाकुर साहब ने बाहर खड़े राघव और माधव की तरफ देखा, जो शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। ठाकुर साहब ने ऊंचे स्वर में कहा, हाँ बहन, शादी पक्की हो गई है और मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मेरे घर के आंगन में एक बड़ा सा कमरा तुम्हारे इंतजार कर रहा है, जहाँ तुम्हारी चूड़ियों की खनक से मेरी बेटी का ससुराल आबाद होगा। इन बेटों के आलिशान महल में माँ के लिए जगह नहीं है, तो मेरे दिल में और मेरे घर में तुम्हारी जगह सबसे ऊपर है। यह सुनते ही राघव और माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर खड़े पड़ोसी भी इकट्ठा हो चुके थे और कानाफूसी करने लगे थे। ये देखो, इतने अमीर बेटों की माँ आज दूसरे के घर जाने को मजबूर है। राघव आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, ठाकुर साहब, ये हमारे घर का मामला है। आप माँ को ऐसे नहीं ले जा सकते, लोग बातें करेंगे। ठाकुर साहब खड़े हुए और राघव की आंखों में आंखें डालकर बोले, लोग तो अब भी बातें कर रहे हैं राघव। जब तुमने इस माँ को इस अंधेरी कोठरी में बंद किया, तब तुम्हें समाज का डर नहीं था। जिस माँ ने अपनी चूड़ियां बेच बेच कर तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम इस संगमरमर के फर्श पर चल सको, आज उसी माँ को 15-15 दिनों के टुकड़ों में बांट दिया तुमने। माधव ने भी रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम इस बंगले की चकाचौंध में अंधे हो गए थे। प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। शांता देवी ने माधव के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा वैराग्य था। उन्होंने धीरे से अपने हाथ पीछे खींच लिए। राघव, माँ खाओ। तुम दोनों ने इस घर की हर चीज का बंटवारा बहुत अच्छे से किया, कमरों का, जमीन का और मेरा भी, लेकिन रिश्तों का बंटवारा नहीं होता बेटा। तुमने मुझे 15 दिन तो दे दिए, लेकिन उन दिनों में माँ के लिए ममता नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था। शांता देवी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उन्होंने अपना वह पुराना संदूक उठाया जिसमें उनके सुहाग की आखिरी निशानियां और यादें बंद थी। मैं ठाकुर भाई के साथ जा रही हूँ। वहां मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की चूड़ियां बेचकर सम्मान से जीऊंगी। इस आलिशान बंगले की दीवारें बहुत ऊंची हैं बेटा, लेकिन इनमें मेरी चूड़ियों की खनक के लिए कोई जगह नहीं है। शांता देवी ने जब कमरे से बाहर कदम रखा, तो उनके हाथों की चूड़ियां एक बार फिर खनक उठी, लेकिन इस बार उस खनक में बेबसी नहीं बल्कि एक माँ का आत्मसम्मान था। दोनों बेटे, उनकी पत्नियां और वह आलिशान बंगला वहीं खड़ा रह गया और माँ अपनी यादों और सम्मान के साथ उस घर की चौखट पार कर गई। मैं विवेक वर्मा बस यही कहूंगा कि माता पिता कोई संपत्ति या सामान नहीं होते जिन्हें सहूलियत के हिसाब से बांटा जा सके। वे उस घर की नींव होते हैं जिसके बिना बड़े से बड़ा महल भी एक दिन ढह जाता है। वक्त रहते संभल जाइए, कहीं ऐसा न हो कि आपके घर से भी बुजुर्गों के आशीर्वाद की खनक हमेशा के लिए गायब हो जाए।